नमस्कार, आप देख रहे हो रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। होमगार्ड स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने की बड़ी घोषणाएं। होमगार्ड जवानों को अब हर साल मिलेगा वर्दी भत्ता, हर दिन मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि। उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में जुटा खेल विभाग। पीएम मोदी करेंगे नेशनल गेम्स का उद्घाटन। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास कर सकते हैं प्रधानमंत्री। सांसद अजय भट्ट ने की टीबी मुक्त भारत के 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत। मोबाइल चिकित्सा वाहन को दिखाई हरी झंडी। टीबी मरीजों का होगा मुफ्त इलाज। उत्तराखंड में रविवार से मौसम बदलने के आसार। बारिश और बर्फबारी की जताई गई संभावना। सीएम धामी ने रेन बसेरों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर रैतिक परेड की सलामी ली। इस दौरान सीएम धामी ने कई बड़ी घोषणाएं भी की है। पुलिस कार्मिक एवं एसडीआरएफ की तर्ज पर 9000 से अधिक फीट ऊंचाई पर सेवा देने वाले होमगार्ड सैनिकों को 200 रुपए प्रतिदिन प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी और प्रशिक्षण के बाद एसडीआरएफ के साथ काम करने वाले होमगार्ड्स जवानों को भी प्रतिदिन 100 रुपए की प्रोत्साहन धनराशि मिलेगी। वहीं 3 साल में दिए जाने वाले वर्दी भत्ते को अब प्रति वर्ष कर दिया गया है, यानी कि अब हर साल वर्दी भत्ता मिलेगा और 60 साल पूरे करने वाले होमगार्ड्स कल्याण कोर्स से दी जाने वाली राशि जो है वो 50,000 कर दी गई है। हमारी चारधाम यात्रा हो, कांवड़ यात्रा हो, कुंभ यात्रा हो, धार्मिक आयोजन हो या विशिष्ट महानुभावों के यहाँ के प्रवास हो या यातायात व्यवस्था बनानी हो, सभी में हमारे होमगार्ड्स के जवान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। राज्य की व्यवस्था को संचालन में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। हम उनके हर प्रकार से उन्नयन के लिए और जिस प्रकार से अभी जो हमारे बर्फीले स्थानों पर एसडीआरएफ के जवानों को जो भत्ता दिया जाता है, हमने कहा है उसी प्रकार की व्यवस्था उनके लिए भी करेंगे। आगे चलकर ये जवान हमारे लिए और अच्छा काम करें, उसके लिए जो भी राज्य सरकार की तरफ से हमारे को डीजी होमगार्ड्स के द्वारा भी कुछ बातें कही गई हैं, हम उन सभी पर अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिकाधिक उनका प्रोत्साहन हो। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत उत्तराखंड में भी 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में 4 नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को भी आधुनिक और सुलभ शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा, जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आभार जताया है। बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे यहाँ 4 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है, क्योंकि शिक्षा हमारी लिए बहुत प्राथमिकता है। राज्य के अंदर शिक्षा और चिकित्सा 2 ऐसे विषय हैं जो हर एक व्यक्ति को मिलने चाहिए और हर एक के लिए जरूरी है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष निकाय चुनाव की तैयारियों को परखने के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने रणनीति पर मंथन किया और रणनीति बनाई। इसके साथ ही जीत का मंत्र भी दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज होती दिख रही है। बीजेपी की तैयारी को इस बात से आंका जा सकता है कि स्थानीय स्तर के मुद्दों और स्थानीय स्तर पर होने वाले चुनाव को बीजेपी हल्के में नहीं लेती और बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे लेकर रणनीति बनाई जाती है। चुनाव कोई भी हो, बीजेपी किसी भी चुनाव को कम नहीं समझती। इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री निकाय चुनाव की तैयारी को परखने के लिए 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई बैठकें ली। वहीं किस तरीके से निकाय चुनाव में जीत हासिल हो, इसे लेकर मंत्र भी दिया गया। इस बैठक में आदरणीय बीएल संतोष जी के साथ ही प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, प्रदेश की सह प्रभारी रेखा वर्मा जी, इनका भी मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं को मिला है। और बैठक में मुख्यतः नगर निगम चुनाव के संबंध में क्या क्या रणनीति हमको बनानी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और चुनाव की घोषणा से पहले क्या क्या हमारी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, इन सभी विषयों पर
चर्चा हुई है और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन संतोष जी का इसमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। निकाय चुनाव कब होंगे इसे लेकर जहां सस्पेंस जारी है, तो वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि प्रदेश में जल्द ही निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो जाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और निकाय चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होने वाली है। देखिए, आप समझते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि हम बहुत जल्द चुनाव कराएंगे और वो समय अब आ गया है कि हम चुनाव कराने की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। आरक्षण का विषय जैसे ही स्पष्ट होगा, आपत्ति और आपत्ति के बाद कार्यक्रम जारी करेंगे और चुनाव कराने की स्थिति में होंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ बहुत जल्द हम निकाय के चुनाव उत्तराखंड में कराने जा रहे हैं। देखिए, सरकार लगातार निकाय चुनाव को लेके गंभीर है और माननीय उच्च न्यायालय में भी केस पेंडिंग है। उच्च न्यायालय ने भी अपने कुछ ऑर्डर्स उसमें पास किए हैं। हमारी सारी प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है और मुझे लगता है बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आएगा और हम निकाय चुनाव में सरकार जाएगी। निकाय चुनाव की तैयारी के बीच बीजेपी अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में चुनावी अभियान में धार लाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के उत्तराखंड दौरे से ये साबित होता है कि निकाय चुनाव को बीजेपी हल्के में लेने वाली नहीं है। पूरी मजबूती के साथ बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी में जुटती नजर आ रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। वहीं देहरादून स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में खेल मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी द्वारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया जाना भी प्रस्तावित है। 28 जनवरी 2025 से राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होने जा रहा है। सामान्यतः राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा होता है और उत्तराखंड से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद मिलता रहा है, तो यही अपेक्षा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका शुभारंभ होगा। और निश्चित रूप से उनके कर कमलों से एक ऐतिहासिक कार्य जो उत्तराखंड सरकार ने किया है, जो धामी जी ने किया है, हमारे खिलाड़ी बच्चों के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एक्ट से लेकर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाए जाने तक की पूरी प्रक्रिया को जो है अमूर्त रूप देने का जो काम किया जा रहा है, वो इसी प्रयास से भी किया जा रहा है कि जहां खिलाड़ियों का हित होगा, उसके साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणाशायी खेल क्षेत्र में इतना विकास भी हो रहा है, तो उनके कर कमलों से इसका शिलान्यास भी किया जाएगा। वहीं हल्द्वानी में बेस अस्पताल से सांसद अजय भट्ट ने टीबी मुक्त भारत के 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान टीबी मुक्त को लेकर जो है जन जागरूकता बढ़ाई जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य कैंप लगाने के लिए हंस फाउंडेशन द्वारा दिए गए मोबाइल चिकित्सा वाहन को भी हरी झंडी दिखाई गई। सांसद अजय भट्ट ने टीबी सर्वाइवर्स को न्यूट्रिशन किट और टीबी विनर्स को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके अलावा सांसद अजय भट्ट ने बताया कि मोबाइल चिकित्सा वाहन के जरिए पूरे साल भर टीबी के मरीजों का चेकअप और इलाज होता रहेगा। अभियान आज 7 दिसंबर से 100 दिन के लिए चल रहा है। नैनीताल जिले को भी 100 जिलों में से एक जिला मानकर चुना जा रहा है ताकि मृत्यु दर कम हो, टीबी फैले नहीं और लोगों में जागरूकता हो। पहले से टीबी को छुपाया जाता था, छूत की बीमारी माना जाता था, आज अब मात्र परहेज की बीमारी रह गई है। अभी चिकित्सकों ने सब बताया भी, अगर आप दवाई नियमित लेते हैं, जुकाम के बारे में तो नहीं कह सकते हैं 1 हफ्ते में ठीक होगा। वहीं निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पार्षदों के साथ बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। इसके अलावा चुनाव में कांग्रेस के पार्षदों के साथ बजट बंटवारे को लेकर जो भेदभाव किया गया है, उसको लेकर बातचीत हुई है। साथ ही मलिन बस्तियों के गंभीर विषय पर भी चर्चा की गई। देखिए, निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भी बात हुई है, जो दिक्कतें हैं उसमें बात हुई है, किस तरीके से बजट एलोकेशन में इन लोगों के संग भेदभाव किया गया वो बात हुई है। मलिन बस्तियों को लेकर बड़े गंभीर विषय हैं, जहां एक तरफ कई जगह नालों को घेर कर बीजेपी से जुड़े हुए बड़े रसूखदार लोगों ने बड़े बड़े भवन बना लिए हैं, कहीं कहीं तालाब की ज़मीनों में भी बड़े कॉम्प्लेक्स बना के बेचे गए हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आज मिली है। हम जल्दी ही आप लोगों के सामने बड़े कुछ खुलासे भी करने जा रहे हैं, ताकि बीजेपी के वो बड़े चेहरे जिनके दम पर बीजेपी उछलती है, उनको हम जनता के सामने एक्सपोज कर सकें।
उत्तराखंड में मलिन बस्तियों पर अब 3 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि फिर से अध्यादेश लाकर मलिन बस्तियों को राहत दे दी गई है। लेकिन इस बीच एक बार फिर से मलिन बस्तियों का जिन बाहर आ गया है और मलिन बस्तियों को लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। 582 मलिन बस्तियों पर अब 3 साल तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार के अध्यादेश पर अब राजभवन से मंजूरी मिल गई है और अध्यादेश में इस बात का जिक्र किया गया कि अगले 3 सालों तक इन बस्तियों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन मलिन बस्तियों पर एक बार फिर से सियासत गर्माती दिख रही है। उत्तराखंड में देहरादून सहित मलिन बस्तियों में लगभग 12 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निकायों में बसी मलिन बस्तियों पर कार्रवाई की तलवार लटकती दिख रही थी। इसके लिए राज्य सरकार पहले अध्यादेश 2018 में लाई थी, जिससे बस्ती वासियों को 3 साल की राहत मिली थी। इसके बाद 2021 में सरकार फिर से अध्यादेश लाई, जिसकी अवधि इस साल अक्टूबर में खत्म हो गई। लिहाजा फिर 3 सालों के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आई, जिस पर अब राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। लेकिन अब इसे लेकर सियासत गर्माती दिख रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मलिन बस्तियों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जिस तरह से मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर टाल मटोल किया गया और 3 साल का समय और लिया गया है, ये केवल चुनावी फायदा लेने का फैसला है। तो इसको क्यों 3 साल के लिए टाला जा रहा है? 3 साल का कार्यकाल किसी को कोई राहत नहीं देता। मेरा मानना है सरकार ने कदम उठाते हुए उनको रेगुलराइज करना चाहिए। ये केवल निकाय चुनाव में लाभ लेने के लिए आप 3 साल का लटका रहे हो। एक आदमी को फांसी मिल जाए, उसको कहा जाए कि तेरी फांसी 10 दिन बढ़ा दी जा रही हो, तो उसके लिए मौत है। उसको पता है यार आज मरना था, अभी 10 दिन बाद मरना है, वो 10 दिन और कष्ट में रहेगा। 3 साल ये जितने भी बस्ती वाले इनके दिमाग में ये रहेगा यार 3 साल बाद फिर हम बेघर हो जाएंगे। तो सरकार अगर वाकई में सरकार की नीयत ठीक है तो इनके पक्ष में सीधे एक नियम बनाए और उनको रेगुलराइज करे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि मलिन बस्तियों पर वोट बैंक की राजनीति करना कांग्रेस की फितरत है। पहले कांग्रेस ये बताए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में मलिन बस्तियों के लिए क्या किया। देखिए, बस्तियों को अपने वोट बैंक के रूप में यूज करना कांग्रेस का काम रहा है और कांग्रेस ने कभी भी जो मलिन बस्तियां हैं उनमें रहने वाले लोगों की कभी सुध नहीं ली। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2017 में भी मलिन बस्तियों के रेगुलाइजेशन के लिए अध्यादेश लेके आई थी। अभी भी उस अध्यादेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस ने केवल और केवल मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को वोट बैंक के रूप में उपयोग करने का काम किया है। हाई कोर्ट या एनजीटी ने अपने आदेश में साफ शब्दों में कहा था कि मलिन बस्तियों पर कार्रवाई की जाए, जिन्हें बचाने के लिए सरकार फिर से आगे आ गई। लेकिन सवाल है कि अध्यादेश के जरिए मलिन बस्तियों को आखिर कब तक यूं ही बचाया जाता रहेगा? आखिर नियमितीकरण को लेकर सरकार कब फैसला लेगी? पिछले दिनों सुनवाई में एनजीटी ने सर्वे के आदेश दिए थे, जिसमें ये बात सामने आई थी कि मलिन बस्तियों में बने ज्यादातर घर फ्लड जोन में बने हैं। लिहाजा अगर किसी समय नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। देहरादून स्थित डोईवाला के थानों में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिलाधिकारी सविन बंसल ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुन उनके समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही शिविर में लगाए गए स्टॉल्स पर विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान जमीन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को लेकर जिलाधिकारी ने गंभीरता दिखाई और उन्होंने लोगों से जमीन खरीदने से पहले पूरी जांच पड़ताल करने की बात कही। लैंड फ्रॉड की हमारी निरंतर समीक्षाएं चल रही हैं और जहां पे प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता होती है वो भी हमारी फील्ड मशीनरी द्वारा ली भी जा रही है। फिर भी मैं ये कहूँगा, अपील करूँगा आपके माध्यम से कि जब हम लैंड ट्रांजैक्ट करते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, जब भी उसका बैनामा करते हैं, डीड्स करते हैं, तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज लाइज ऑन द बायर। इसीलिए हम अपना जो कियोस्क हमारा बहुत जल्दी खुलने वाला है कि वहाँ पे लोगों को जानकारी रहे कि जो लैंड पार्सल का हम ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं वो जेन्युइन है, उसका पहले कहीं पे ट्रांजैक्शन हो तो नहीं चुका है, और जो सेलर है उसका ऑथेंटिसिटी वो खाता खतौनी से ज़रूर चेक करे। सरकार ने इसकी सुविधा प्रदान की हुई है डिजिटल फॉर्मेट में, सिर्फ एक जानकारी का अभाव है और एक सुगमता का, एक्सेस का। तो वो एक्सेस और जानकारी एज एडमिनिस्ट्रेशन हम दे रहे हैं।
और अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। राज्य में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और ठंड में भी इजाफा होगा। एक पश्चिमी विक्षोभ 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है, जबकि कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और बर्फबारी मिल सकती है। इसमें जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान हैं वहां पर बर्फबारी मिलने की संभावना है। वहीं प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से बारिश के साथ ही ठंड बढ़ने की चेतावनी दिए जाने को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रैन बसेरों में पर्याप्त व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। साथ ही जरूरतमंद लोगों को रजाई कंबल वितरित करने की भी बात कही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि तहसील स्तर पर ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाए और प्रमुख स्थानों पर अलाव का भी इंतजाम किया जाए। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में भी इन दिनों मौसम काफी सुहावना बना हुआ है। पर्यटक मसूरी में आकर सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटकों की भीड़ के साथ ही स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। वहीं मसूरी होटलियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा है कि मसूरी विंटर कार्निवल के लिए भी भव्य तैयारी की जा रही है। देखिए, मौसम की बात करें अगर हम तो मसूरी वैसे देहरादून से ज़्यादा दूर है नहीं, लेकिन अगर मौसम की बात करें तो देहरादून और मसूरी के मौसम में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। मसूरी में यहाँ मतलब देहरादून के मुकाबले काफ़ी थोड़ा यहाँ ज़्यादा ठंडा है और काफ़ी मतलब अच्छा मौसम है यहाँ का। लोगों को बहुत पसंद आता है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। हम लोग भी यहाँ घूमने आ रहे हैं। जी हाँ, NCR में जो AQI 400 से 500 चल रही है, उसके फलस्वरूप फुटफॉल थोड़ा सा बढ़ा है। वीकेंड्स पे अच्छा ऑक्यूपेंसी आ रही है ऑफ सीजन के हिसाब से। वीकडेज में थोड़ी सी कम है, परंतु गत वर्षों के कंपेयर किया जाए तो नवंबर का माह जो है थोड़ा सा बेहतर रहा है और हम जो है कमिंग न्यू ईयर वीकेंड, क्रिसमस वीकेंड पे उम्मीद अच्छी लगा रहे हैं कि काफ़ी पर्यटक आएगा। वहीं रुड़की नगर निगम में रवि अग्रवाल को चुनाव प्रभारी बनाए जाने पर बीजेपी जिला अध्यक्ष कार्यालय पर उनका स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष शोभराम प्रजापति ने कहा है कि जनवरी में निकाय चुनाव होने की ही संभावना है और रुड़की नगर निगम का मेयर भाजपा का ही कैंडिडेट बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का दमको उनको पूछने की जरूरत होती है। माननीय नरेंद्र मोदी से माननीय पुष्कर सिंह धामी तक, योगी धामी कोई हो, ऐसा कहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दमखम ना हो। आज दमखम का तो आपको मंगलोर महसूस करा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अभी केदारनाथ तो विजय होकर आए और अभी जहां भी चुनाव होते हैं वहाँ दमखम ही भारतीय जनता पार्टी का। आज काम कोई है ही नहीं सामने पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है जो केवल विकास, सबका साथ सबका विकास पे जिसका नारा है, उस नारे के साथ ही आगे बढ़ रहा है। तो जब समय आएगा तो कैंडिडेट भी डिक्लेयर होगा और मजबूर कैंडिडेट डिक्लेयर होगा, जीतने वाला कैंडिडेट डिक्लेयर होगा और ये चुनाव जो है हमारे प्रतिष्ठा का चुनाव है और इस चुनाव को हम जीतेंगे। वहीं काशीपुर नगर क्षेत्र में बिना परमिट, ओवरलोडिंग और प्राइवेट टैक्सियों में इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों का चालान किया जा रहा है। करीब 75 गाड़ियों का चालान किया गया है। TSI संजय कुमार ने कहा है कि बिना परमिट के सड़कों पर दौड़ रहे गाड़ियों को उनकी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो थे ये हमने इससे पहले कूड़ा निस्तारण और इसके लिए ADO पंचायत के पटल पर रखे थे। ग्राम पंचायतों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको दिए जा रहे थे जहाँ भी उसको आवश्यकता हो। और आगे देखेंगे अगर इसमें कुछ और भी रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है तो हम वहाँ भी उसको डिप्लॉय करेंगे अपने ट्रैक्टर को। लेकिन ये कुछ दिन से थोड़ा से चले नहीं हैं, अभी इसको शीघ्र से दोबारा से काम में लिया जा रहा है। और अभी जो गाँव में कूड़ा वगैरह है और इसको हम सोच रहे हैं कि दूसरे समूह वगैरह के लिए इसको अलॉट कर दें, तो फिर ये रेगुलर यूज़ में जब आएंगे तो फिर इस तरीके से इनकी मेंटेनेंस भी हो जाएगी। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। होमगार्ड स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने की बड़ी घोषणाएं। होमगार्ड जवानों को अब हर साल मिलेगा वर्दी भत्ता, हर दिन मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि। उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में जुटा खेल विभाग। पीएम मोदी करेंगे नेशनल गेम्स का उद्घाटन। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास कर सकते हैं प्रधानमंत्री।
सांसद अजय भट्ट ने की टीबी मुक्त भारत के 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत। मोबाइल चिकित्सा वाहन को दिखाई हरी झंडी। टीबी मरीजों का होगा मुफ्त इलाज। उत्तराखंड में रविवार से मौसम बदलने के आसार। बारिश और बर्फबारी की जताई गई संभावना। सीएम धामी ने रेन बसेरों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश।